आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर की मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वेक्टर्स को डिफ़ाइन किया, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का मेथड देखा, फिर वेक्टर्स की स्केलर के साथ और नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। तो आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम वेक्टर की मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक वेक्टर की टाइप का नाम लिखते जाएंगे और उसको साथ डिफ़ाइन करते जाएंगे। ये वेक्टर की एक टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब है इकाई यानी कि वन। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ वन। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मिकदार, जिसकी मैग्नीट्यूड वन के इक्वल है, इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इस तरह के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। और जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं मैथमेटिकली। ये तो हमने वर्ड्स में डिफ़ाइन किया, हम मैथमेटिकली भी इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जुमला लिख लेते हैं। जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी ख़ास सिमत में एक वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट वी हैव अ वेक्टर ए। अगर एक वेक्टर ए हो तो उसका यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए मैथमेटिकली इज़ डिफाइंड एज। मैथमेटिकली मीन्स एक इक्वेशन की सूरत में हम किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। हम यूनिट वेक्टर के लिए हैट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इस सिंबल को हमने बोलना है हैट या कैप। हम पढ़ेंगे ए हैट, यानी कि ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अगर किसी सिंबल के ऊपर, लेटर के ऊपर एरो लगा हो तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसी के ऊपर हैट लगा हो तो वो यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करता है। और यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली हम डिफ़ाइन करते हैं अगर हम वेक्टर ए को इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए के बाहर दो बार्स लगा दें, यानी इसका डिटर्मिनेंट लें, ये इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, या फिर ए के ऊपर से एरो हटा दें, ऐसे लिख दें, तो ये भी इसकी मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली हम हासिल करते हैं किसी वेक्टर को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताने के काम आता है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होती है। यहाँ से हम वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं कि एक वेक्टर जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड इधर जाएगी, यहाँ से ए अलहदा किया, ये वेक्टर ए बटे में जो ए की मैग्नीट्यूड है वो इधर ज़रब होगी ए हैट। तो हमने वेक्टर को जब डिफ़ाइन किया था तब भी हमने यही बोला था कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगी और जो ये है ये बताता है डायरेक्शन, और इसका यूनिट तो होगा ही साथ मैग्नीट्यूड के साथ। तो हम एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट और साथ एक डायरेक्शन के ज़रिए से बता सकते हैं। तो हम इस तरह वेक्टर को लिख सकते हैं। अब ये ए इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और जो ए हैट है ये बता रहा है इस वेक्टर ए की डायरेक्शन।
जो हमने ऊपर जुमला लिखा था कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के काम आता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाते हैं स्पेस में 3 डायमेंशन में। ये एक साइड जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये फ़र्ज़ किया कि जी एक्सिस है। एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बुक्स के अंदर किताबों में यूनिट वेक्टर फ़िक्स कर दिया गया है आई हैट। जहाँ भी किसी नंबर के साथ किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ आई हैट लिखा हो, इसका मतलब है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। वाई डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जे हैट, और जी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं के हैट। मिसाल के तौर पे फोर्स हम लिखते हैं 4 न्यूटन, ये 4 मैग्नीट्यूड आ गई, ये यूनिट है, फोर्स 4 न्यूटन है। अगर इसके साथ यहाँ पे आई हैट लगा देंगे, इसका मतलब है ये फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम लिख दें फोर्स F इज़ इक्वल टू, यहाँ ऊपर एरो का साइन कि ये वेक्टर है, हम लिखते हैं 4 न्यूटन। अगर हम लिख दें साथ जे हैट तो यूनिट वेक्टर बताता है कि फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये जिसके साथ भी लगता है उसकी मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, डायरेक्शन बताता है। इसी तरह से एक दो और यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर किसी सतह के, कोई सतह हो, कोई सरफेस हो, किसी सतह के परपेंडिकुलर, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करना हो तो हम उसको एन हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। एन हैट जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो एन हैट इज़ अ यूनिट वेक्टर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट a direction normal to the surface। किसी सतह के नॉर्मल का मतलब है उसके परपेंडिकुलर, किसी ख़ास सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर हो उसको हम आम तौर पे एन हैट से ज़ाहिर करते हैं। और ये नॉर्मल होगा आउटवर्ड्स, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आउटवर्ड्स यानी बाहर की जानिब नॉर्मल होगा, सतह से ऊपर की तरफ। ओके, अब इसके बाद हम वेक्टर की दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं, वो है नल वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया था ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, और अभी हम पढ़ने लगे हैं नल वेक्टर। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नल मीन्स नथिंग। सो अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज़ 0, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। पहले थी मैग्नीट्यूड 1 हो तो यूनिट वेक्टर, अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो तो वो एक नल वेक्टर। तो इस तरह डिफाइन करेंगे, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 0 इज़ कॉल्ड अ नल वेक्टर। और नल वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए हम लिखते हैं इट हैज़ ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, ऑर्बिट्रेरी नॉट स्पेसिफाइड, मखसूस डायरेक्शन नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। या हम कह भी सकते हैं इसको कि इसका मतलब है कि नल वेक्टर की एनी डायरेक्शन हो सकती है, नल वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं जी फोर्स लग रही है 0 न्यूटन, कितनी है
0 न्यूटन। मैं इधर आई लगा दूं कि एक्स डायरेक्शन में 0 न्यूटन लग रही है, मैं लिख दूं फोर्स लग रही है 0 न्यूटन जे लगा दूं, तो फोर्स तो है ही नहीं, 0 न्यूटन का मतलब फोर्स है ही नहीं, तो उसे आई डायरेक्शन में कह दें, जे में कह दें, कहीं भी कह दें, तो उसकी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, वेल डिफाइंड नहीं है, तो एनी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल होगी। और नल वेक्टर कैसे हासिल होता है? इफ़ वी ऐड अ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए का जो उलट वेक्टर है वो माइनस ए है, ऑपोजिट। ए का ऑपोजिट क्या है? माइनस ए। अगर हम ए में माइनस ए जमा करें तो जवाब आएगा एक नल वेक्टर। अगर हम इनको ऐड करें देन द रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर। मिसाल के तौर पे अब मैं इनको जमा करता हूँ, ए प्लस माइनस ए में जब माइनस ए जमा होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब 0 लिखेंगे, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे बल्कि इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, ओ लिख के ऊपर एरो, यानी जिसका मतलब है कि हमने एक नल वेक्टर हासिल किया है। अगर 0 लिखें तो वो स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर को जमा करें तो वेक्टर ही आएगा, तो इसलिए हम ऊपर एरो का साइन लगाएंगे, जिसका मतलब कि ये एक नल वेक्टर है। ये तो नल वेक्टर हो गया। इसके बाद अब हम, क्योंकि ये ए और माइनस ए हैं, हम इसी हवाले से इनकी एक और टाइप पढ़ लेते हैं, वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वो होते हैं जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में हो। मिसाल के तौर पे ये वेक्टर है ए और इसी ही डायरेक्शन में एक और वेक्टर है बी। दोनों की मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकती है, दोनों डिफरेंट वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में हों। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ़ टू आर मोर वेक्टर्स, अगर ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इफ़ टू आर मोर वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन then they are said to be parallel vectors। फिर हम इनको पैरेलल वेक्टर्स का नाम देते हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, हम यहाँ एक और वेक्टर बना लेते हैं, ये सी वेक्टर है, तो ये तीनों पैरेलल हैं, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है, तीनों की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकती है, डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी है, तो फिर वो जो वेक्टर्स हैं वो कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो ये डेफिनेशन भी आपने कर लेनी है। अब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो फिर दो वेक्टर जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। सेम में हैं तो फिर क्या हो सकता है? ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिहाज से अभी हम एक और टाइप डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पहले हमने पैरेलल पढ़ा था यानी सेम डायरेक्शन में, तो अब हम यहाँ लिखेंगे टू आर मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स दैट आर, बल्कि यहाँ टू की बात करेंगे, दो वेक्टर्स होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। टू वेक्टर्स दैट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं, दैट आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वो एक दूसरे के पैरेलल तो हैं कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये सपोज वेक्टर ए है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर बी है, तो ए और बी वेक्टर
एंटी पैरेलल कहलाते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इनको लिखेंगे मैथमेटिकली हम लिखेंगे ए, अगर ये दोनों वेक्टर्स, चलिए मैं इसको -a कर लेता हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये दोनों वेक्टर बराबर भी हैं और मुखालिफ सिमत में भी हैं। तो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हों तो एक के साथ माइनस लग जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मीन्स बराबर। तो हम मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के लिहाज से ही वेक्टरों में फ़र्क कर रहे हैं। पहली दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड के लिहाज से। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है वो नल वेक्टर। फिर हमने डायरेक्शन के लिहाज से देखा, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल, जिनकी डायरेक्शन मुखालिफ हो वो एंटी पैरेलल। अब फिर मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम पढ़ते हैं और डायरेक्शन के लिहाज से भी होंगे। पहले हमने मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन के लिहाज से डिस्कस किया, और जो इक्वल वेक्टर्स हैं इनमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इक्वल मीन्स बराबर। हम लिखेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स को हम इक्वल बोलते हैं कि वो बराबर हैं इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनकी मिकदार भी सेम हो, एंड सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में हों। दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं। एक हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया ए, और यहाँ पे हम दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं बी। इसका ये मतलब जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये ज़रूरी नहीं कि वो दोनों बराबर पॉइंट से शुरू होते हों। एक वेक्टर यहाँ एक यहाँ हो सकता है या कहीं और हो सकता है, बस उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल भी हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने डायग्राम बना दी, हम लिखते हैं हेयर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स क्योंकि उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम इसमें लिख देते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, कि ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। इसके बाद अब हम एक और टाइप पढ़ देते हैं, दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट हासिल होगा, उनका जो जवाब आएगा, उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। सो रिजल्टेंट वेक्टर ये वैसे टाइप में नहीं आएगा, लेकिन वैसे ही चलें, हमारा डिस्कस करने वाला रहता था तो हमने डिस्कस कर देना है। हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, आप देखें ना, हमने एक वेक्टर ए, उसमें दूसरा जमा किया बी, जमा किया सी, जमा किया डी, मिसाल के तौर पे सबको जमा करने से जो जवाब आया उसको फ़र्ज़ किया आर का नाम दिया। तो ये एक सिंगल वेक्टर है, ये एक सिंगल वेक्टर है जो बाकी तमाम के बराबर है, उनके सम के बराबर या उनका डिफरेंस ले लें। तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को, अ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है दैट हैज़ सेम इफ़ेक्ट, जिसका वही असर है एज ऑल ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये ए बी सी डी ये फोर्स को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये फोर्स है 1 न्यूटन, ए जो है 1 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, बी भी 1 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सी भी 1 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मैं आई हैट लगा रहा हूँ डायरेक्शन के लिए, और डी भी 1 न्यूटन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सादा, बिल्कुल सादा मिसाल। तो ए बी सी डी चार फोर्सेस लग रही हैं, चार बंदे फोर्स लगा रहे हैं और इन सब ने फोर्स लगाई है 4 न्यूटन। सबको जमा करें तो
अगर हम 4 एक ऐसा बंदा ले आए जो 4 न्यूटन की फोर्स अकेला लगा रहा है, इन सारों के बराबर अकेला जो फोर्स लगा रहा है, तो वो अकेला इन सब के बराबर है, उतना ही असर पैदा करता है, तो वो इनके रिजल्टेंट के बराबर फोर्स लगाता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा तफरीक करने से जो हमें रिज़ल्ट हासिल होता है उसका वही असर होता है जो बाकी वेक्टर्स को जमा या तफरीक करने से हासिल होगा। तो वो सिंगल वेक्टर जिसका वही इफ़ेक्ट हो जो ओरिजिनल वेक्टर्स का होता है इकट्ठे, उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। एक और आखिरी टाइप रह गई है जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, टाइप है जी पोजीशन वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स की टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनमें मोस्टली में तो उनका नाम ही सारा कुछ बता देता है। जैसे यूनिट वेक्टर हो तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, नल हो तो नल का मतलब 0 है, इक्वल का मतलब बराबर है, रिजल्टेंट का मतलब कि हम जमा करके या तफरीक करके रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इस तरह से यूनिट तमाम के अंदर ना नाम के अंदर ही इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर को हम डिफ़ाइन करते हैं हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या, द लोकेशन। लोकेशन कह लें, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, या हम पोजीशन कह लें क्योंकि नाम में पोजीशन है, वो लफ्ज़ लिख लेते हैं। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन बताने के काम आता है। अ वेक्टर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लोकेशन आर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के लिहाज से वो भी हम बना लेते हैं। ये फ़र्ज़ गया हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इन दोनों का ओरिजिन है जहाँ दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो P, तो ओरिजिन से इस पॉइंट P तक अगर हम एक वेक्टर ड्रा कर दें, ओरिजिन से बाहर की जानिब एरो लगा दें, तो ये जो वेक्टर है ओरिजिन से इस पॉइंट P तक, जो पॉइंट P की पोजीशन बताता है ओरिजिन के लिहाज से, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आम तौर पे इसको R से ज़ाहिर करते हैं। सो वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट आर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय R। अब हम यहाँ पे लास्ट पे थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस कर लें, तो फिर ये हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। वो ये है कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये वाला है यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। अगर हम इस ओरिजिन से पॉइंट P तक एक वेक्टर ड्रॉ करें तो ये वेक्टर इस पॉइंट P की लोकेशन को बताता है। हम इस वेक्टर R को ऐसे लिख सकते हैं जो पोजीशन बता रहा है, ये A हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था दूसरे में, A अलोंग एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ये फासला है अलोंग एक्स एक्सिस। A लिख के डायरेक्शन के लिए लगाएंगे I हैट अलोंग एक्स एक्सिस, B फासला है अलोंग वाई एक्सिस, तो प्लस लगा देंगे B J हैट। इस तरह हम वेक्टर को, इस पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मदद से। अगर हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये प्लेन की बजाय स्पेस में हो, तीसरा कोऑर्डिनेट भी हो Z एक्सिस, तो फिर इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, A B और A अलोंग एक्स एक्सिस, B अलोंग वाई एक्सिस और C अलोंग Z एक्सिस। तो फिर हम इस वेक्टर R को लिखेंगे R इज़ इक्वल टू A I हैट, B अलोंग वाई एक्सिस, C अलोंग Z एक्सिस K हैट। हमने वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके लिहाज से भी इनको इस तरह से लिखना है। इस वेक्टर R की मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, R इज़ इक्वल टू, ऊपर एरो हो तो वेक्टर है, एरो हटाया तो उसकी मैग्नीट्यूड, इसके x कंपोनेंट का जो
एक्स एक्सिस की तरफ है उसका स्क्वायर, वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर जज़र। आर को हम इस तरह लिखते हैं, आर की मैग्नीट्यूड को ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और ऊपर जज़र। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने वेक्टर की मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस किया है।